गुड इवनिंग बच्चों। आज की क्लास में हम लोग जानने वाले हैं, ठीक है, अनसीन पैसेज को जानने वाले हैं, ठीक है, और किस किस सेक्शन में क्या क्या आने वाले हैं क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में। आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले, ठीक है। आज की क्लास में मैं आपको अनसीन पैसेज कराऊंगा। बहुत से बच्चे जो अनसीन पैसेज से डरते हैं और उनको अनसीन पैसेज नहीं करने आता है, लेकिन आपकी क्लास पढ़ने के बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से क्या कर सकते हैं, अनसीन पैसेज को कर सकते हैं, ठीक है। मतलब बहुत ही आसान होता है, कि इतना आसान कि जो आप नहीं जानते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास जब आप करेंगे तो कैसे अनसीन पैसेज में आपको रिप्लाई करना है, ठीक है, देखना है, या उसका आंसर कैसे आपको लिखना है। एमसीक्यू टाइप के जो क्वेश्चन होंगे या जो पैसेज वाले होंगे उसमें से आंसर आपको छाट के लिखना रहता है, कैसे आपको लिखना है बहुत ही आसान तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में देखेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे सेक्शन ए बी सी डी में क्या क्या आने वाले हैं, ठीक है। तो जो सेक्शन ए होगा हमारा, ठीक है, एक क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में आने वाली चीजें हैं, ठीक है। जो इंग्लिश का आपका पेपर होने वाला है 23 फरवरी को होने वाला है, उसमें कैसे कैसे टाइप के पेपर्स आए, मतलब किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे वो हम लोग जानेंगे। तो सेक्शन ए में आपको क्या आएगा, वन शॉर्ट अनसीन पैसेज आएगा। तो अनसीन पैसेज को कैसे सॉल्व करना है उसको भी हम लोग सीखेंगे, ठीक है। और दूसरा हमारा क्या आएगा, एक और हमारा वन अनसीन पैसेज आएगा, वन अनसीन पैसेज फॉलोड बाय 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चन। कहने का मतलब कि 2 अनसीन पैसेज आएगा जो हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, एमसीक्यू टाइप का। लेकिन एक हमारा और अनसीन पैसेज आएगा जिसमें से आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन दे दिया जाएगा और आपको उस पैसेज में से उसका रिप्लाई मतलब उसका आंसर देना पड़ेगा आपको। एक हमारा अनसीन पैसेज है, ठीक है, एक हमारा और अनसीन पैसेज है। फिर सेक्शन नंबर हम लोग बी में, ठीक है, सेक्शन नंबर बी में हम लोग पढ़ेंगे हम लोग लेटर पढ़ेंगे। लेटर में फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर क्या होते हैं, एप्लीकेशन क्या होते हैं, इसको भी जानेंगे हम लोग, ठीक है। और जो हमारा फोर्थ पे हम लोग सेक्शन बी में 4th नंबर पे हम लोग जानेंगे कि जो हमारा डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ के बारे में, रिपोर्ट क्या होती है, आर्टिकल क्या होते हैं, इससे रिलेटेड भी हमारे क्या होंगे, क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। कम से कम 80 से 100 वर्ड में आपको आर्टिकल लिखना पड़ेगा या डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ होगा। आर्टिकल में आपको हेडिंग दी जाएगी, 5 हेडिंग होगी, ठीक है। उसके बारे में कोई भी टॉपिक आ सकती है, आपको उस टॉपिक के बारे में आपको लिखना रहेगा, ठीक है। लेटर में आपको बताऊंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेटर हैं जो आपको पढ़ के आपको एग्जाम में जाना है। 23 फरवरी को जो आपका एग्जाम होगा उसमें आप जाएंगे तो कौन सा लेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपके पेपर में हर हाल में आने वाला है, ठीक है, उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। या एप्लीकेशन, लेटर और एप्लीकेशन बता देंगे, बस आपको उतना ही पढ़ना, उससे अधिक नहीं पढ़ना आपको, ठीक है। और डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में भी आपको इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा, ठीक है। तो सेक्शन वाइज हम लोग पढ़ेंगे। सेक्शन सी में देखिए क्या पढ़ने वाले हम लोग। सेक्शन सी में हम लोग ग्रामर पढ़ेंगे, ठीक है। ग्रामर एंड ट्रांसलेट से चीजें होगी, 15 मार्क्स का आएगा, ठीक है। तो जितने भी हमारे कम से कम 20 नंबर का हमारा क्या होगा, एमसीक्यू आएगा, जो आपके लिटरेचर और ग्रामर दोनों से मिला के आएगा। तो हमारा ग्रामर से देखिए क्या क्या आएगा, 5 एमसीक्यू बेस्ड ऑन पार्ट ऑफ स्पीच से हमारा एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन आएगा। पार्ट ऑफ स्पीच से मतलब नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ठीक है। आर्टिकल हम कह सकते हैं, टेंस से आएगा, आर्टिकल से आएगा, स्पेलिंग से रिलेटेड भी क्या होगी, गलतियां जाएंगे। रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस है उसको करेक्ट करना रहेगा आपको। सेंटेंस में मतलब सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट आपको लिखना रहेगा। तो कहने मतलब सेंटेंस का सीक्वेंस, उसको आपको एक सीक्वेंस में, उसको एक ऑर्डर में क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। उसमें अलग अलग क्या होंगे, हमारे डिसऑर्डर में दिए रहेंगे, उसको एक ऑर्डर में करके आपको लिखना रहेगा। तो सब चीजें मैं आपको क्या करूंगा, पढ़ाऊंगा, ठीक है। और हम लोग देखिए यहाँ पे 6 नंबर पे 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन नरेशन। नरेशन से भी हमारे क्या है, क्वेश्चन आने वाले। नरेशन से आएंगे, वॉइस से आएंगे और पंक्चुएशन से, ठीक है। नरेशन से और वॉइस और पंक्चुएशन से भी हमारे क्या होंगे, क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 3 क्वेश्चन आएंगे, 2 नंबर के, 6 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। तो नरेशन भी, वॉइस भी, आपको पंक्चुएशन भी, सब चीजें मैं बताऊंगा। और देखिए 7 नंबर देखिए हमारे क्या है, ट्रांसलेशन ऑफ, देखिए ध्यान से यहाँ पे, ट्रांसलेशन ऑफ अ शॉर्ट पैसेज फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। मतलब एक आपको छोटा सा पैसेज आएगा, ठीक है, हिंदी में अगर आएगा तो उसको आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। अगर इंग्लिश में आएगा तो हिंदी में, लेकिन अक्सर क्या होता है, हिंदी में दिया जाता है। हिंदी में पैसेज होगा, कम से कम 4 लाइन का पैसेज दिया जाएगा, ठीक है। उसको आप क्या करेंगे, हिंदी से इंग्लिश में आप कन्वर्ट कर देंगे तो आपको 4 नंबर वहां से मिल जाएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे सेक्शन डी, जो हमारा लिटरेचर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, कम से कम 35 मार्क्स का आपका लिटरेचर से आएगा,
ठीक है। लिटरेचर में प्रोज से क्या क्या आपको क्वेश्चन आने वाले हैं, प्रोज से 2 MCQ बेस्ड ऑन द गिवन एक्सट्रैक्ट। कहने का मतलब कि जो प्रोज है, प्रोज से केवल आपके 2 नंबर के MCQ आएंगे, ठीक है। 2 MCQ बेस्ड ऑन द गिवन एक्ट, मतलब आपको एक टेक्स्ट दिया जाएगा, मतलब पैसेज टाइप, उसमें से आप क्या कर सकते हैं, MCQ टाइप का लिख सकते हैं। 3 MCQ बेस्ड ऑन लेसन, लेसन से भी 3 नंबर का आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा, MCQ टाइप क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, प्रोज से आएगा, ठीक। और देखिए यहाँ पे और क्या आएगा, 10 नंबर का हमारा, देखिए 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इन अबाउट 30 से 40 वर्ड ईच। कहने का मतलब प्रोज से आपको 2 शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर भी देखने को मिलेंगे। 2 शॉर्ट आंसर टाइप के क्या होंगे क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे प्रोज से, जो हमारे क्या होंगे, शॉर्ट आंसर होंगे। कम से कम 30 से 40 वर्ड आपको लिखना रहेगा, 6 नंबर आपको वहां से मिल जाएगा, ठीक है। प्रोज से देखिए और क्या पूछा जाएगा, 1 लॉन्ग, जितने भी हमारे कम से कम उस प्रोज में हमारे, ठीक है, 10 लेसन होंगे, 9 से 10 लेसन उसमें हमारे, तो प्रोज में देखिए 1, उसमें से 1 हमारा क्या आएगा, लॉन्ग हमारा आंसर आएगा, ठीक है। कैसे आपको लॉन्ग आंसर लिखना नहीं लिखना, मैं आपको हर चीज बताऊंगा, ठीक है, कि किस मतलब लॉन्ग आंसर लर्न करना या शॉर्ट आंसर आपको प्रोज के लर्न करने या नहीं करने, मैं आपको सब बताऊंगा, ठीक। और पोइट्री से देखिए यहाँ पे, पोइट्री से 8 नंबर का हमारा क्वेश्चन आने वाला है। पोइट्री से 2 MCQ बेस्ड ऑन द गिवन एक्सटेंट, मतलब 2 MCQ बेस्ड का हमारा क्वेश्चन आएगा। और हमारा क्या आएगा भैया, पोइट्री से क्या आएगा, लेसन जो होंगे उससे हमें MCQ टाइप के क्वेश्चन आएंगे। 1 शॉर्ट आंसर टाइप से क्वेश्चन आएगा बेस्ड ऑन पोइट्री। पोइट्री से आपको केवल 1 शॉर्ट आने वाला है। आपके नंबर लगभग 9 लेसन हमारे हैं, उसमें से हमारा केवल 1 आएगा, क्या आएगा, शॉर्ट आएगा। सोचिए 9 लेसन में कितने शॉर्ट होंगे, उसमें से 1 केवल आएगा, ठीक है। तो आपको लर्न करना या नहीं करना मैं आपको बताऊंगा। 30 से 40 वर्ड्स, अगर आप शॉर्ट आंसर, मैं तो कहूंगा कि पोएट्री में आप शॉर्ट आंसर को बिल्कुल लर्न कर मत करिए, ठीक है। आपको क्या करना भैया, बस पोएट्री से आप क्या कर लीजिए, 4 लाइंस की पोएम, कोई भी आप, ठीक है, 2 पोएम आप लर्न कर लीजिए, ठीक है, 2 या 3 पोएम आप क्या कर लीजिए, लर्न कर लीजिए, 4 लाइन, ठीक। अगर आप वो भी नहीं लर्न करना चाहते, मैं बताऊंगा कौन कौन सी पोएम में इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में बिल्कुल आएगी, ठीक है। उनका सेंट्रल आइडिया आप लर्न कर लीजिएगा। सेंट्रल आइडिया मैं आपको 3 पोएम बताऊंगा, 3 से 4 पोएम बताऊंगा, ठीक है, उसकी आपको सेंट्रल आइडिया मैं बता दूंगा। और सेंट्रल आइडिया अगर आप लर्न कर लेते हैं तो आपको 1 शॉर्ट आंसर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। लेकिन अगर पेपर में, एग्जाम में अगर उन चारों में से अगर सेंट्रल आइडिया आ गया तो वो चीज आपको इसमें नहीं लिखना है, याद रखिएगा। अगर 4 लाइंस का कोई भी पोएम लिख रहे हैं तो जो आपके पेपर में दिया रहेगा उसमें उसको नहीं लिखना है। आप लिखा है ना, 4 लाइन्स फ्रॉम एनी पोएम्स प्रिस्क्राइब्ड इन द सिलेबस, ठीक है। आपके सिलेबस में जो है 4 लाइन्स की पोएम लिखना है, लेकिन वो आपके पेपर में नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी जो पोएम है, ठीक है, उसको आपको क्या करना है, पढ़ के जाना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन आज की क्लास में हम लोग क्या जानेंगे भाई, अनसीन पैसेज। मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं, अनसीन पैसेज आज की क्लास पढ़ाने वाला हूं। और देखिए सप्लीमेंट्री से क्या आएगा हमारा, सप्लीमेंट्री जो रीडर है उससे 12 मार्क्स का आएगा। क्या क्या आएगा भाई, 5 MCQ। सोचिए सप्लीमेंट्री से हमारा क्या आएगा, 5 MCQ। मतलब कि आपको 70 नंबर का पेपर है तो 70 नंबर में तो 20 नंबर का हमारा क्या आ रहा है, MCQ आ जा रहा है। केवल आपको कितना तैयार करना है, तैयार करना केवल आपको 50 मार्क्स का। 50 मार्क्स का आपको भाई रिटेन तो लिखना ही पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। उसमें भी आप ग्रामर की चीजें अगर काफी तैयार कर लेते हैं तो आपको लिटरेचर ज्यादा तैयार करने की जरूरत नहीं है। लिटरेचर में अगर आप किसी भी लेसन का, अगर जितने भी लिटरेचर में लेसन, अगर उसकी आप स्टोरी जानते हैं, ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन आएंगे आप उसको ट्रांसलेट करके भी आप लिख सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन का आपको शॉर्ट या लॉन्ग आंसर को लर्न करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको अच्छे से उस लेसन की स्टोरी पता है, तो अगर कहानी पता है तो आप क्या कर सकते हैं, उसको ट्रांसलेट करके लिख सकते हैं, ठीक है। जिन बच्चों को स्टोरी नहीं पता होगी, ठीक है, तो उनको दिक्कत होगा थोड़ा सा लिखने में, ठीक है। वो सोच, अब देखिए इतने, मतलब कि 1 क्या कर रहा है इसमें, क्वेश्चन नंबर 16 में आप देख सकते हैं, 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इन अबाउट 30 से 40 वर्ड्स। कहने का मतलब कि सप्लीमेंट्री में 10 लेसन है, 10 में से केवल 1 शॉर्ट आएगा। आप कितने ले याद करोगे भाई, आपको किसी को भी नहीं पता कि 1 शॉर्ट हमारा कौन सा आएगा, किसी को नहीं पता है, ठीक है। तो केवल 1 शॉर्ट हमारा आएगा। आपको क्या करना है, 30 से मतलब 30 से 40 वर्ड्स में आपको लिखना है, ठीक है। तो मैं तो कहूंगा कि आप इसको ना लर्न करिए, ठीक है। जो सप्लीमेंट्री है, प्रोज है, पोएट्री है, सभी का अच्छी सी स्टोरी पढ़ लीजिए, कहानी पढ़ लीजिए, और जो भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, उसको आप ट्रांसलेट करके क्या कर लीजिए, लिख लीजिए, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 17 देखिए यहाँ पे, वन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड। 60 वर्ड में केवल आपको केवल एक लॉन्ग आंसर क्या करना है, जवाब देना है, ठीक है, एक मतलब उसका आंसर देना है 60 में, कह रहा है कि 60 वर्ड में, ठीक है। तो आप देखिए 10 लेसन में से केवल एक लॉन्ग आ रहा है, 10 लेसन है लेकिन एक लॉन्ग, तो कोई बता सकता है क्या कौन सा बिल्कुल इंपॉर्टेंट 100% ये आएगा, ठीक है। आपको बहुत से लोग मिलेंगे, ठीक है, यूट्यूब पे भी बहुत से लोग कहेंगे कि नहीं श्योर है बिल्कुल ये आएगा, लेकिन नहीं, ठीक है। आपको क्या करना है कि जितनी भी लेसन है, चाहे वो प्रोज हो, पोइट्री हो, सप्लीमेंट्री हो, उसकी अच्छे से आप लोग स्टोरी पढ़ लीजिए। स्टोरी पढ़ने के बाद क्या करेंगे भाई, कि जो भी क्वेश्चन आएगा उसको क्या करेंगे, उसका अगर आप उस मतलब कि किस चैप्टर का वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसकी क्या कहानी, क्या स्टोरी है, उसमें क्या रिप्लाई करने के लिए कह रहा है, क्या उसका आंसर देना है, उसको ट्रांसलेट करके आप लिख देंगे तो आपको अच्छा खासा मतलब कि आपको नंबर, फुल नंबर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेक्शन ए। सेक्शन ए में हम लोग जानेंगे पैसेज, जो हमारे पैसेज आते हैं, ठीक है। आपके एग्जाम में सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलेगा, पैसेज देखने पड़ेगा। क्वेश्चन फर्स्ट जो होंगे, सेकंड होंगे, हमारे क्या होंगे, एक तरीके से पैसेज होंगे। तो कैसे हम पैसेज बेस्ड जो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होंगे, ठीक है, या हमारे आंसर देने वाले जो हमारे पैसेज आएंगे उसको आप कैसे देख करेंगे, ठीक है। तो पहला आप पैसेज देखिए यहाँ पे ध्यान से, ठीक है। पहला हमारा पैसेज देखिए ध्यान से, तो कह रहा कि पैसेज बेस्ड एमसीक्यू टाइप से क्वेश्चन। पहला जो हमारा पैसेज है, इस तरीके से आपके सामने जब आप पेपर ओपन करेंगे, 23 फरवरी का पेपर जब आप जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके सामने पहला जो क्वेश्चन मिलेगा एक पैसेज के रूप में मिलेगा, आपको पैसेज मिलेगा। तो जो हमारा पैसेज है, देखिए ऐसे पैसेज आएंगे, ठीक है, और कम से कम उसका क्या होगा, 3 आपको क्वेश्चन मिलेगा, 3 क्वेश्चन। उस क्वेश्चन का कैसे आप एमसीक्यू में रिप्लाई करेंगे, इसी पैसेज को आपको पढ़ना है और रिप्लाई करना है। मैं तो आपसे यही कहूंगा कि आप पैसेज को नहीं पढ़ेगा, अगर आपको टाइम अपना बचाना है तो आप इस पैसेज को नहीं पढ़ेंगे, सीधा आप किसको पढ़ेंगे, क्वेश्चन को, कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। क्योंकि अगर आप इस पैसेज को लगे पढ़ने, अगर आप इस पैसेज को लगे पढ़ने, तो कम से कम आपको पैसेज पढ़ने में, समझने में 10 मिनट लग जाएगा, 7 से 10 मिनट आपको लगने वाला है, ठीक है। क्योंकि आप इस पैसेज को एक बार पढ़ेंगे, फिर उसको समझेंगे, फिर क्वेश्चन देखेंगे, फिर रिप्लाई करेंगे, तो आपको टाइम लगेगा। मैं कहूंगा आपसे कि मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है, समझ लीजिए, और सुनने के बाद क्या करना है, आपको वही काम करना है। आप सीधा क्या करिए, पैसेज मत पढ़िए, सीधे आपको क्या करना है भाई, क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है। देखिए मैं भी बता रहा हूं कि कैसे आप क्वेश्चन पढ़ के तुरंत आप रिप्लाई देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है। तो जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा है, हु वाज सुभाष चंद्र बोस। तो आप बचपन से जानते हैं, क्लास 10th के बच्चे हैं, आप बचपन से जानते होंगे कि सुभाष चंद्र बोस कौन है, ठीक है। और ग्रेट मर्चेंट है, और ग्रेट साइंटिस्ट है, और ग्रेट आर्टिस्ट है, या और ग्रेट लीडर है, वो क्या है आप तो जानते होंगे। लेकिन आपको पैसेज से, अगर जिन बच्चों को नहीं आ रहा, उनको डाउट है कि सर, जिन बच्चों को पता होगा कि सुभाष चंद्र बोस कौन है वो तुरंत रिप्लाई कर देंगे, जिन बच्चों को नहीं पता है कि सुभाष चंद्र बोस कौन है, तो आप पैसेज में देख के आप रिप्लाई कर सकते हैं। तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पे, हु वाज सुभाष चंद्र बोस। तो आप जैसे देखेंगे यहाँ पे लिखा है सुभाष चंद्र बोस वाज अ ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। सुभाष चंद्र बोस कौन थे भैया, भारत के एक महान क्या थे, नेता थे। तो सुभाष चंद्र बोस वाज अ ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। सुभाष चंद्र बोस भारत के एक महान क्या थे, नेता थे। तो आप ये तुरंत क्या कर सकते हैं, रिप्लाई दे सकते हैं। और आपको पता भी होगा कि सुभाष चंद्र बोस क्या है, लीडर है। तो पहला देखिए यहाँ पे, तो आप देखिए तुरंत आपने आंसर कर लिया, आप 1 मिनट में आपने क्या किया, इसका रिप्लाई कर लिया, ठीक है। आप तुरंत लिख सकते हैं, 1 मिनट आपका कई मिनट आपका बच जाएगा। अगर आप पैसेज पढ़ने लगे तो आपका टाइम क्या होगा, अधिक से अधिक 3 क्वेश्चन के लिए आप इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, तो 10 मिनट से आपका चला जाएगा। इसीलिए आपको पढ़ना नहीं है, तुरंत आपको क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है, और क्वेश्चन पढ़ने के बाद तुरंत क्या करना है, आपको रिप्लाई कर देना है। तो जैसे ही आप पढ़ेंगे हु वाज सुभाष चंद्र बोस, तो तुरंत आपको आंसर मिल गया भैया। और ग्रेट मर्चेंट, वो व्यापारी नहीं थे, और ग्रेट साइंटिस्ट भी नहीं थे, और ग्रेट आर्टिस्ट भी नहीं थे, क्या थे, और ग्रेट लीडर, वो क्या थे, भारत के एक महान क्या थे, नेता थे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 इस तरीके से आप लोग करेगा पेपर में। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या भैया, कह रहा है इंडियन नेशनल आर्मी वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय, ठीक है। इंडियन नेशनल आर्मी, जो भारतीय राष्ट्रीय जो आर्मी थी, सैनिक थी, वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय, मतलब ऑर्गेनाइज्ड बाय, उसने किसको ऑर्गेनाइज किया, ठीक है। जो इंडियन नेशनल आर्मी है, ठीक है, इसको किसने ऑर्गेनाइज किया,
कौन किया भाई? जब सुभाष चंद्र बोस की बात हो रही तो वही किए होंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए किस, यहाँ पे देखिए आप ऑप्शन नंबर 1 में क्या है? सरदार पटेल। दूसरा ऑप्शन हमारा क्या है? जवाहरलाल नेहरू है। तीसरा हमारा क्या है? सुभाष चंद्र बोस है। और चौथा ऑप्शन हमारा क्या है? नन ऑफ दी, ठीक है। तो आप हमने जब इस चैप्टर को पढ़ा, मतलब पैसेज को पढ़ा, तो हमको लगा कि सुभाष चंद्र बोस की बात हो रही, तो वही हमारा ऑप्शन बिल्कुल क्या है? करेक्ट है। लेकिन अगर आपको डाउट है तो आप ऊपर देख सकते हैं कि इंडियन नेशनल आर्मी ऑर्गेनाइज, यही वर्ड जो ऑर्गेनाइज्ड वर्ड है उसको आप ऊपर देखिए, यहाँ पे देखिए ध्यान से। तो आप देखेंगे तो आपको ऑर्गेनाइज्ड वर्ड मिलेगा, कहीं ना कहीं आपको ऑर्गेनाइज्ड वर्ड मिलेगा, तो तुरंत आप देखिए कि वहीं से आप ट्रिक कर देंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, ही ऑर्गेनाइज्ड द नेशनल इंडियन आर्मी। कौन किए भाई? जब सुभाष चंद्र बोस की बात हो रही तो वही किए होंगे, क्योंकि इसमें देखेंगे तो सरदार पटेल की, जवाहरलाल नेहरू की, उन लोगों का कोई जिक्र इसमें नहीं है, उनकी कोई बात इसमें की नहीं गई है। जब उनकी कोई बात ही नहीं की गई तो जो हमारा ऑप्शन है वो हमारा कौन सा सही होगा? तो देखिए वहां पे नीचे वाले में सरदार पटेल की बात की नहीं गई थी, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू की बात की नहीं गई है, सुभाष चंद्र बोस की, तो यही हमारे किए थे, सुभाष चंद्र बोस ही हमारे क्या किए थे? नेशनल इंडियन नेशनल आर्मी क्या किए थे? ऑर्गेनाइज्ड किए थे, ठीक है। इंडियन नेशनल आर्मी क्या किए थे? वाज ऑर्गेनाइज्ड। किसके द्वारा इंडियन नेशनल आर्मी ऑर्गेनाइज किया गया था? तो सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर जो हमारा क्या है? सी है, बिल्कुल हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो हमारा थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड भी आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग जानते होंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये आप जब भी देखिए, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ठीक है, ये नारा इतना फेमस है कि सभी बच्चों को, मतलब कि देखेंगे तो आपके 5th वाले 6 वाले बच्चे भी क्या होंगे? वो बता देंगे आपको, तो आप भी जानते होंगे। तो गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस स्लोगन को, इस नारा को किसने कहा था भैया? महात्मा गांधी बोले थे? नहीं बोले थे भाई। जवाहरलाल नेहरू बोले थे? नहीं बोले थे। भगत सिंह ने कहा था? नहीं कहा था। बात हो रही थी सुभाष चंद्र बोस की, तो वही कहे होंगे ना। तो गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, किसने कहा था भाई? सुभाष चंद्र बोस ने। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट है। देखिए कितना आसान है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कम से कम 3 से 4 मिनट में आप तीनों क्वेश्चन का रिप्लाई दे सकते हैं, आंसर देंगे, ठीक है। अब देख लीजिए, आपने पहला कर लिया, ठीक है, एक पैसेज कर लिया, दूसरा पैसेज मैं आपको सिखाता हूं, ठीक है। अभी भी अगर आपको अंदर डाउट है तो मैं आपको और दिखाता हूं, ठीक है। और पैसेज देखिए, पैसेज नंबर 2 हमारा क्या है? पैसेज नंबर 2 में भी हमारे एक लंबा चौड़ा सा हमारा क्या है? पैसेज दे दिया गया है, ठीक है, लेकिन इसका हमको रिप्लाई करना है। तो कह रहा है कि एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस्ड बिकॉज, ठीक है, डिस्ट्रेस होना, ठीक है, मतलब एक तरीके से परेशान होना या परेशान रहना, ठीक है। तो एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस बिकॉज, जैसे ही आपको डिस्ट्रेस्ड वर्ड दिखेगा तो तुरंत आप देखिए कि डिस्ट्रेस्ड वर्ड है कहाँ? डिस्ट्रेस्ड वर्ड, उसके बाद बिकॉज वर्ड है, तो ये वर्ड देखिए सीधे, आपको पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधा क्या करना है? क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन में जो वर्ड लिखे गए वो कहाँ पे वर्ड है, तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है। लिखा हुआ है पहली लाइन में हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब कि एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस्ड बिकॉज हिज सन्स ऑलवेज क्वेरल्ड, ठीक है। एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी, ठीक है, क्या भैया था? डिस्ट्रेस था, मतलब परेशान था, ठीक है, बिकॉज, क्योंकि उसके जो पुत्र थे, उसके जो लड़के थे, ऑलवेज क्वेरल्ड, हमेशा सब झगड़ा करते थे, विथ वन अनदर, वन अनदर मतलब एक दूसरे से, वन अनदर हमारा क्या भैया? रेसिप्रोकल क्या प्रोनाउन है। तो इसका कहने का मतलब कि जो बूढ़ा आदमी था हमेशा क्या था? परेशान था, क्योंकि उसके जो लड़के थे, उसके जो बेटे थे, हमेशा एक दूसरे से क्या करते थे? झगड़ते रहते थे। तो अब इसी बात से वो परेशान था ने, तो कह रहा किस लिए परेशान था? क्योंकि अब देखिए ये लाइन हो सकता है लिखा होगा, क्या लिखा होगा? हिज सन्स ऑलवेज क्वेरल्ड। तो अब इसमें देखिए भैया लिखा कि नहीं, हिज सन्स डिड नॉट क्वेरल, उसके बच्चे झगड़ा नहीं करते थे? करते थे भाई, ठीक है। हिज सन्स क्वेरल्ड विथ डियरेस्ट फ्रेंड, मतलब उसके जो बच्चे थे अपने फ्रेंड से झगड़ा करते थे? नहीं करते थे, फ्रेंड से नहीं करते थे, अपने आपस में करते थे। जब आपस में झगड़ा करते थे तो देखिए यहाँ पे वो चीज कहा जो आपने उसमें देखा, पैसेज में आपने जो देखा वो वर्ड देखिए कहाँ पे
लिखा हुआ है, क्या पहली लाइन में वर्ड लिखा हुआ है? नहीं लिखा गया, दूसरी लाइन में भी नहीं लिखा गया, तीसरी लाइन में देखते हैं हिज सन्स क्वेरल्ड समटाइम्स विथ हिम, मतलब कभी कभी करक उसके जो पुत्र थे कभी कभी झगड़ा करते थे, नहीं भैया ये बात भी नहीं थी, ठीक है। हिज सन्स ऑलवेज क्वेरल्ड विथ वन अनदर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि क्या लिखा भैया, हिज सन्स ऑलवेज, उसके जो पुत्र थे हमेशा, अब यही बात देखिए यहाँ पे देखेंगे तो हिज सन्स ऑलवेज क्वेरल्ड विथ वन अनदर, अब यही बात जस्ट इसमें लिखी हुई है, जब वही बात बिल्कुल इसके बाद बिल्कुल वही बात लिखी हुई है तो तीनों ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे, बिल्कुल हमारे क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है। पहला भी ऑप्शन हमारा गलत है, दूसरा भी ऑप्शन गलत है, तीसरा भी गलत है, चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यही लाइन ऊपर वाली हमारी लाइन में मिल रही है, ठीक है। तो चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं आप यही वाली लाइन क्या हो जाएगी, नीचे मिल रही है, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो डी है, हिज सन्स ऑलवेज क्वेरल्ड विथ वन अनदर, ठीक है, उसके जो पुत्र थे हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते थे, तो ऑप्शन डी हमारा क्या बिल्कुल करेक्ट है। इस तरीके से आप देखिए कितना आसान है, आपने कम से कम 1 मिनट में ही आप उसको पकड़ लेंगे, आप तुरंत कर लेंगे। तो आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, कह रहा कि एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस्ड, इट मीन्स ही वाज, ठीक है भैया। अगर कोई परेशान होगा, जिसके पुत्र, जो बूढ़ा आदमी है, अगर उसके पुत्र लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, हमेशा एक दूसरे से लड़ते झगड़ते हैं, तो खुश हो सकता है भैया, वो खुश होगा, एंग्री होगा, मैड होगा, पागल होगा, कि एंग्री होगा कि सैड होगा, बताइए आप क्या होगा, ठीक है। जिसके पुत्र हमेशा झगड़ा करते रहेंगे वो व्यक्ति क्या होगा, वो व्यक्ति खुश होगा, एंग्री होगा, सैड होगा। इन चारों ऑप्शन में से क्या करेक्ट हो आपको लग रहा है, कि वो हैप्पी हो सकता है, एंग्री हो सकता है, सैड हो सकता है या मैड, तो भैया वो क्या होगा, उदास होगा ना, वो क्या होगा, सैड होगा। आप उसमें देखेंगे तो यही लिखा होगा, ठीक है, आप उसमें देखेंगे भी तो यही चीज लिखा होगा, क्योंकि आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर कोई बूढ़ा आदमी है, उसके पुत्र क्या है भैया, हमेशा झगड़ रहे हैं एक दूसरे से, तो क्या होगा, सैड होगा, निराश, सैड ही होगा, उदास होगा, तो बिल्कुल हमारा क्या है, करेक्ट है, ठीक है, ये मीनिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है, सही है। तो देखिए यहाँ पे जो सैड है, ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या है, क्योंकि वो खुश तो हो नहीं सकता, आप भी अपना दिमाग लगा समझ सकते हैं, जान सकते हैं, को खुश तो हो नहीं सकता है, एंग्री तो होगा नहीं, ठीक है, मैड पागल तो होगा नहीं, क्या होगा, वो उदास होगा। तो ऑप्शन जो हमारा देखिए यहाँ पे बी वाला है क्या करेक्ट है, ठीक है। देखिए ए है, ए सी है, बी है, डी है, ठीक है, बनाने में थोड़ा सा इधर हो गया, ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन इधर था, तो हमारा ये समझ सकते हैं कि बी, जो बी नंबर हमारा क्या है, करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, बी वाला ही, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी से आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बताना है कि क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए आप लोग, इसका रिप्लाई दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, बीच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ वीक। आप जानते हैं कि WEA के वीक मीन्स क्या होता है, कमजोर, वीक मीन्स क्या होता है भैया, कमजोर होता है। अगर यहीं पे WEE के लिखा वीक मीन्स क्या होता है, सप्ताह होता है, क्या होता है, सप्ताह। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है, अपोजिट वर्ड की, तो वीक का अपोजिट वर्ड हमारा क्या हो जाएगा, वीक का क्या होगा, स्ट्रेस, परेशान नहीं होगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग, तो आप बिल्कुल समझ सकते हैं वीक मीन्स क्या, कमजोर है, तो स्ट्रॉन्ग मीन्स क्या होता है, मजबूत हो जाता है, अपोजिट वर्ड बताना, स्ट्रॉन्ग, तो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्वेरल्ड होगा नहीं, ठीक है, डिस यूनाइटेड होगा नहीं, डिस यूनाइटेड भी नहीं हो सकता है, ठीक है, वो क्या था, क्या हो जाएंगे सब, स्ट्रॉन्ग, मतलब बी का अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे सी वाला हमारा क्या है, करेक्ट है, सी वाला हमारा क्या है, करेक्ट है। चलिए, तो इस तरीके से देख रहे हैं कि हमने 2 पैसेज, आपको इतना जल्दी हम लोग 2 पैसेज को सॉल्व कर लिए, ठीक है। तो आप भी क्या करेंगे, एग्जाम में जाएंगे तो आप पैसेज मत पढ़िएगा, सीधा आप क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन में अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो देखिएगा कि वो वर्ड कहाँ से, हो सकता है कि आपको अपोजिट ना आए या सिनोनिम्स वर्ड नहीं आए, ठीक है, तो आप परेशान ना हो, ठीक है, थोड़ी सी मेहनत आप लोग करके जाए, ठीक है, ये नहीं कि बिल्कुल पढ़े नहीं, ठीक है, थोड़ा सा पढ़िएगा, ठीक है। अगर पढ़े होंगे साल भर तो बिल्कुल भाई कुछ ना कुछ आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सीधा आप क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन में देखेंगे कि वो वर्ड कहां से मिल रहा है, क्या पूछा जा रहा है, वो वर्ड कहां मिल रहा है पैसेज में, वहीं से आपको क्या करना है, समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पैसेज में आपको और भी पैसेज कराता हूं, पैसेज नंबर 3 देख लीजिए। मतलब कि आपके अंदर बिल्कुल डाउट ना, आपको डर ना लगे, ठीक है, ये नहीं कि आप एग्जाम में गए तो आपको पैसेज से डर लग रहा है कि सर पैसेज कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, आपको डरना ही नहीं है, ठीक है।
पैसेज नंबर थर्ड है बंसीलाल की बात हो रही भैया, ठीक है, बंसीलाल की बात हो रही, बंसीलाल ट्रेन वाज लेट, बंसीलाल की जो ट्रेन है लेट है। तो अब भैया बंसीलाल से देखिए, यहां से देखिए क्या नीचे तक कितने बड़े पैसेज हैं। अब इतने बड़े पैसेज हैं, इसका हमको रिप्लाई करना है, रिप्लाई देना है, तो सीधा हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक है, आपको पढ़ना नहीं, क्वेश्चन पे चलना है। तो लिखा है बंसीलाल कुड नॉट गेट एनी एकोमोडेशन फॉर द नाइट्स एज, ठीक है, बंसीलाल कुड नॉट गेट एनी एकोमोडेशन फॉर द नाइट्स एज। तो जो बंसीलाल थे कह रहा कुड नॉट गेट एनी एकोमोडेशन फॉर द नाइट एज, मतलब उन्हें रात में कोई तरीके से आवास या रहने के लिए कह सकते हैं आवास उनको नहीं मिला, ठीक है, या वो नहीं ले सके, क्यों नहीं ले सके भाई, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं क्यों नहीं। तो इसका मतलब क्या है, बंसीलाल ट्रेन was late and it reached Bombay at little after midnight. It was his first visit to the city. उनकी पहली यात्रा थी, ठीक है, सिटी की, and they did not know where to go. He thought he would go. लेकिन हमको जानना क्या भाई, कि जानना कि वो क्यों नहीं ले सके, मतलब क्यों नहीं ठहर सके। He thought he would go to a toy where he would not have to pay rent, क्योंकि वो रेंट नहीं पे कर पा रहे थे, क्या, where he would not have to pay rent। अब चलिए देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है भाई, बंसीलाल could not get any accommodation for the night edge, ठीक है, और बंसीलाल रात में कहीं नहीं ठहर सके, ठीक है, क्यों नहीं ठहर सके, क्यों भाई नहीं ठहर सके, देखें यहाँ पे All the hotels in the city were closed, क्योंकि सभी के सभी जो होटल थे वो क्लोज हो गए थे, बंद हो गए थे रात में। आगे देखिए यहाँ पे all the hotels rooms were booked, क्योंकि सभी जितने भी होटल थे क्या सब बुक थे। The hotels were too expensive for him to afford, क्योंकि भैया जो होटल थे बहुत महंगे थे, उनके खर्च उनके एफोर्ड से क्या थे, बहुत ही महंगे थे। He wanted to spend the night in the open, ये भी नहीं होगा, क्योंकि होटल बहुत ही क्या थे, महंगे थे, और उनको क्या कर सकते थे भैया, उनको मतलब उनको एफोर्ड नहीं कर सकते थे, उतना वो पैसे नहीं दे सकते थे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए वो रात में ठहर नहीं सके। तो बंसीलाल कुड नॉट गेट एनी एकोमोडेशन फॉर द नाइट्स एज, ठीक है, तो द होटल्स वर टू एक्सपेंसिव फॉर हिम टू एफोर्ड, उनके प्रयास से उनके एफोर्ड से उनके पास जितना था उससे क्या, जो होटल्स थे काफी महंगे थे, ज्यादा महंगे थे, इसी वजह से, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देख लें यहाँ पे, तो थोड़ा सा आप पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक आप निकाल सकते हैं उसकी मीनिंग। देखिए यहाँ पे दूसरा, देखिए यहाँ पे व्हाट डज द वर्ड चॉल्ट्री, चॉल्ट्री मीन्स इन द पैसेज, चॉल्ट्री मीन्स होता क्या भाई, क्या होता चॉल्ट्री मीन्स, ठीक है, चॉल्ट्री मीन्स क्या होता है, एन एक्सपेंसिव होटल, चॉल्ट्री मीन्स क्या होता है, एन एक महंगा होटल होता है, और हाईवे होटल एक हाईवे होटल होता है, या और रोड साइड इटररी, मतलब कि रोड के किनारे जो खाने वाली चीज होती, मतलब खाने वाला होता है, ठीक है, वो होता है, और फ्री रेस्टिंग प्लेस, ठीक है। तो चॉल्ट्री का मतलब क्या होता है, एक ऐसा खुला स्थान कह सकते हैं, ठीक है, ओपन स्थान कह सकते हैं। तो और फ्री मतलब आराम करने का, रेस्ट करने का क्या हो, कि खुला स्थान हो, उसको बोलते हैं चॉल्ट्री कहते हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं ये वर्ड कहीं कहीं लिखा होगा, और फ्री रेस्टिंग प्लेस, चॉल्ट्री वर्ड देखिए आप लिखा उसमें, चॉल्ट्री वर्ड, हाँ लिखा है ना। He thought, उसने सोचा कि he would go to a chowdhury where he would not have to pay rent, क्योंकि वहां पे जो वो खुले स्थान पे रहेगा भैया, तो वहां पे उसको कोई पे नहीं, मतलब कोई भी रेंट नहीं देना पड़ेगा। तो he thought, उसने सोचा he would go to a chowdhury, वो कहाँ जाएगा, चौल्ट्री पे जाएगा, ठीक है, where जहाँ क्या करना है उसे, where he would not have to pay rent, जहां पर उसे क्या करना, रेंट नहीं देना है, रेंट को पे नहीं करना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी, अ फ्री रेस्टिंग प्लेस, अ फ्री रेस्टिंग प्लेस एक ऐसा स्थान, ठीक है, कह सकते हैं एक ऐसा स्थान जहां पे हम क्या कर सकते हैं, आराम कर सकते हैं, बिना पैसे, मतलब बिना पेमेंट किए, बिना पैसा दिए, ठीक है। ये भी देखिए कितना आसान था। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे, The porter refused to help Bansilal because the porter refused to help Bansilal because, ठीक है, जो पोर्टर था उसने भैया
जो पोर्टर था उसने क्यों रिफ्यूज कर दिया बंसीलाल की मदद करने के लिए? द पोर्टर रिफ्यूज टू हेल्प बंसीलाल बिकॉज। चलिए अब वहां पे देखते हैं कि क्यों उसने क्या कर दिया, मना कर दिया। ठीक है, तो आप देखिए रिफ्यूज्ड वर्ड आपको ढूंढना क्या है, रिफ्यूज्ड वर्ड कहाँ दिया है। ठीक है, या पोर्टर वर्ड ढूंढिए यहाँ पे कि पोर्टर वर्ड है कहाँ पे हमारा, देखिए। हाँ, कह रहा कि he asked the porter to get him a cheap room. The porter asked him for 3 rupees to take him to one, but Bansilal waved him away and walked out the station. ठीक है, भाई क्यों मना कर दिया? क्योंकि भाई वो महंगा था। ठीक है, जब उसने पैसा मांगता है, ठीक है, जब पोर्टर क्या करता है उनसे, द पोर्टर आस्क्ड हिम फॉर 3 रुपीज, जब वो उनसे 3 रुपए मांगता है तो नहीं दे पाते हैं, अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। ठीक है, पोर्टर। तो आप देखिए, चलिए ऊपर देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे, हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 ने माना है द पोर्टर रिफ्यूज टू हेल्प बंसीलाल, क्योंकि भैया क्या उन्होंने किया, एक और ऑप्शन है क्या इसमें? थोड़ा सा, हाँ देखिए यहाँ पे, तो कह रहा है कि यहाँ पे ध्यान दीजिए, थोड़ा सा और नीचे करिए, 1 मिनट, हाँ नीचे करिए थोड़ा सा। द पोर्टर रिफ्यूज टू हेल्प बंसीलाल बिकॉज ही रिफ्यूज टू पे द पोर्टर एनी टिप। ठीक है, हाँ ठीक है, क्योंकि भाई उन्होंने क्या कर दिया, तुरंत 3 रुपए जब पोर्टर मांगता है, ठीक है, उनसे, ठीक है, तो जब पोर्टर उनसे क्या करता है, 3 रुपए मांगता तो तुरंत क्या करते हैं, मना कर देते हैं। ठीक है, ही वॉज ड्यू टू द पोर्टर नहीं होगा, ही हैड नो प्रीवियस एक्वेंटेंस विद द पोर्टर, ये भी नहीं होगा। ही, कहने का मतलब कि द पोर्टर रिफ्यूज टू हेल्प बंसीलाल, बंसीलाल की मदद करने के लिए इसलिए मना कर देता है क्योंकि जो बंसीलाल थे उसको टिप देने से क्या कर देते हैं, मना। वो 3 रुपए मांगता है, वो मना कर देते हैं। तो ही रिफ्यूज, कहते मैं खुले में स्टेशन पे रह लूंगा, कहते खुले में रह लूंगा। ठीक है, तो ही रिफ्यूज टू पे द पोर्टर्स एनी टिप, क्योंकि उन्होंने पोर्टर की, ठीक है, कोई भी टिप देने से क्या कर दिया, मना कर दिया। वो 3 रुपए मांगता है, क्या करते हैं, मना कर देते हैं। ठीक है, इसीलिए वो क्या करता है, ठीक है, उनकी हेल्प करने के लिए क्या, द पोर्टर रिफ्यूज, वो भी मना कर देता है, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता हूं। ही रिफ्यूज टू पे द पोर्टर्स एनी टिप। चलिए देखें यहाँ पे, तो इस तरीके से तो आसान पैसेज, इस तरीके से आप पैसेज कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला भी पैसेज आप देख लीजिए, पैसेज नंबर 4। ठीक है, पैसेज नंबर 4 भी देख लीजिए, यहाँ पे सीधे क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर करिए इसको, थोड़ा सा नीचे 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 नीचे। चलिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, मतलब पैसेज नंबर 4, चौथा पैसेज कर रहे हैं हम लोग। 3 पैसेज कर लिए, चौथा पैसेज देखिए यहाँ पे, ये भी कितना हमारा आसान है। ठीक है, तो पैसेज नंबर 4 में हमारा क्या है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, आपको आसानी से क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि आप पैसेज मत पढ़िए। ठीक है, पढ़िए नहीं, बस क्या करना है, आपको क्वेश्चन पढ़ना है। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉल्ड नेचर्स, इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट, मतलब किसको नेचर्स, इंजीनियर और आर्किटेक्ट्स नहीं कहते हैं, किसको नहीं कहते हैं। तो अब इन देखिए कि इन ऑप्शन में से किसकी बात नहीं की गई है। ठीक है, किसकी बात नहीं की गई है, बीवर्स बर्ड की, टेलर बर्ड्स की। ठीक है, और थोड़ा सा करिए, ऊपर ऊपर, 1 मिनट ऊपर करिए। हाँ, तो आप भी देखिए, पैसेज देख के आप बता सकते हैं किसकी बात नहीं गई। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉल्ड नेचर्स, इंजीनियर एंड आर्किटेक्ट्स। तो बीच ऑफ द फॉलोइंग, नीचे जो दिए गए हैं आपको 4 ऑप्शन दिए गए, कौन कौन सा दिया गया है, बीवर्स बर्ड दिया गया है, टेलर्स बर्ड दिया गया है, गोट्स दिया गया है, एंट्स दिया गया है, तो किसकी बात नहीं की गई है। ठीक है, तो आप इसमें देखेंगे तो किसकी बात नहीं की गई है। हाँ देखिए यहाँ पे लिखा है ना, नेचर्स मास्टर, डिजाइनर, इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट, किसकी बात नहीं की गई है। देखिए यहाँ पे, तो टेलर बर्ड, की बात है, बीवर बर्ड की बात है, एंट की बात है, वास्प की बात है। ठीक है,
और किसकी बात है, बी की बात है, ठीक। मतलब इन सब की बात की गई, लेकिन किसकी बात नहीं की गई है, इन चारों ऑप्शन में आप देखेंगे तो किसकी बात नहीं गई है, बीवर बर्ड्स की बात है, टेलर बर्ड्स की बात है, गोट्स की, ठीक है। गोट्स की देखेंगे तो इसमें कोई बात नहीं की गई है, मतलब बकरियों की, गोट्स की कोई बात नहीं है, एंट की बात है। तो आप जैसे ही देखो यहाँ पे क्या लिखा है, नेचर्स इंजीनियर्स लिखा है एंड आर्किटेक्ट, तो आप ये वर्ड देखिए कहाँ लिखा हुआ है। तो जैसे ही आप ये वर्ड देखेंगे तो आपको मिलेगा नेचर्स मास्टर डिजाइनर्स इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट, आपको मिल रहा है ना। इसमें किसकी बात नहीं की गई है, बीवर बर्ड, तो बीवर बर्ड्स हमारे हैं, ठीक है। एंट्स, एंट्स भी हमारे हैं, टेलर बर्ड्स, तो टेलर बर्ड्स भी होगा हमारा, टेलर बर्ड्स की बात की गई है। लेकिन गोट्स, जो बकरियां होती हैं गोट्स, उनकी बात नहीं की गई है। तो देख रहे हैं कितना आसान है आपको यहाँ पे, लेकिन ध्यान देना है यहाँ पे कि इज नॉट किसकी बात नहीं की गई है, ठीक है। नॉट मतलब नहीं, किसको मतलब नेचर इंजीनियर एंड आर्किटेक्ट किसको नहीं कहा गया, नीचे दिए गए ऑप्शन में किसको नहीं कहा गया है, तो गोट्स को नहीं कहते हैं। आसान है ना। देखिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कह रहा हाउ डू एनिमल्स शो दियर लव विथ दियर यंग्स वन, ठीक है। कह रहा कि हाउ डू एनिमल्स, जो एनिमल्स हैं, ठीक है, यंग, उनसे जो छोटे, कह रहा कि उनसे जो छोटे हैं अपनों के साथ वो अपना प्रेम कैसे दिखाते हैं, हाउ डू एनिमल्स शो दियर लव विथ दियर वंस दियर यंग्स वन, ठीक है। उनके जो अपने छोटे हैं, ठीक है, छोटों के साथ वो अपना प्रेम कैसे प्रति, जो एनिमल्स है कैसे प्रतीत करते हैं, कैसे दिखाते हैं, मतलब तो आप ये देखेंगे ना तो कैसे दिखाते हैं, तो बाई टचिंग एंड हगिंग, मतलब उसको टच करते हैं, उनको गले लगाते हैं और टच करते हैं, एंजॉय के साथ, ठीक है। क्या लिखा है, एकोम्पनिंग के साथ, मतलब तीन ही ऑप्शन है क्या, चार ऑप्शन होने चाहिए इसमें। चलिए एक ऑप्शन मैं आपको बना दे रहा हूँ, ठीक है, एक ऑप्शन और भी, लेकिन इसका ऑप्शन गड़बड़ कैसे हो गया भाई, एक ऑप्शन उस साइड है क्या। चलिए एक ऑप्शन में लिख दे रहा हूं आपके लिए, ऑप्शन इसमें मिस्टेक हो गया है, ठीक है। या इन तीनों में से आप एक ऑप्शन और लिख लीजिए, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, ठीक है। ये चार ऑप्शन है। तो किस तरीके से जो एनिमल्स हैं अपने प्रेम को शो करते हैं, उनसे जो छोटे हैं देर अपने से छोटों के साथ, ठीक है, अपने प्रेम को किस तरीके से शो क्या करते हैं, दिखाते हैं, शो करते हैं, ठीक है, या उनसे कैसे प्रेम करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे क्या है, एंजॉइंग के साथ, कंपनिंग के साथ, या बाई टचिंग एंड। अब इनमें से देखिए कौन सा वर्ड ऊपर आपको पैसेज में मिल रहा है, ठीक है, ऊपर पैसेज में आप देखिए यहाँ पे, तो आप देखेंगे तो देखेंगे लिखा है ना, मेनी एनिमल्स प्ले विथ डियर बेबीज, ठीक है, बहुत से एनिमल्स हैं जो कह रहा कि डियर बेबीज, ठीक है, मतलब अपने छोटे छोटे बच्चों कह सकते हैं उनके साथ खेलते थे, एंड शो डियर लव, एंड शो डियर लव बाय टचिंग एंड हगिंग, मतलब जो टच के द्वारा और उनको गले लगा के क्या करते थे, अपने प्रेम को दिखाते थे। तो टचिंग एंड हगिंग यहीं पे हमारा क्या बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए यहीं पे ये वाला हमारा क्या बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा बी वाला वो क्या जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बाय टचिंग एंड हगिंग, एंजॉइंग नहीं होगा, एकोम्पनिंग भी नहीं होगा, नन ऑफ दिस भी नहीं, जो हमने अलग से ऑप्शन दिया वो भी नहीं होगा, ठीक है। क्या होगा, बाय टचिंग। मतलब तो जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे ना तो ऑटोमेटिक आपको उसका आंसर क्या हो जाएगा, ऊपर जो पैसेज में है जो थोड़ा से उसमें से जो वर्ड रिलेटेड है जो मिल रहे हैं उसी को आप देखिए कहाँ पे वर्ड है, वो जहां पे वर्ड होंगे वहीं पे आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए लास्ट देखिए यहाँ पे थर्ड वाला, इस पैसेज का जो थर्ड वाला हमारा क्वेश्चन है, थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या बात की गई है, कह रहा बीच वर्ड मीन्स बेबी बर्ड, किस वर्ड का मतलब है बेबी बर्ड, इसमें से किसका मीनिंग होता है बेबी बर्ड, इन द फॉलोइंग। नीचे जो आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, जो चार वर्ड दिए गए हैं इसमें से किसकी मीनिंग होगी, किसकी मीनिंग क्या होती है, बेबी बर्ड होता है। बर्ड्स की मीनिंग है, ठीक है, या फ्लैट लिंक्स की मीनिंग होती है, एनिमल्स की मीनिंग होती है, एंड्स की मीनिंग होती है। तो किसकी मीनिंग हमारी बेबी बर्ड होती है भाई बताइए, बर्ड्स की मीनिंग है या फ्लैट लिंक्स की मीनिंग है, एनिमल्स की है, एंड्स की है। इन चार ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होगा, तो बेबी बर्ड। तो आप देखिए पैसेज में बेबी बर्ड कहाँ लिखा हुआ है, बेबी बर्ड, तो आप जैसे ही पैसेज में बेबी बर्ड देखेंगे वहीं पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। चलिए ऊपर करिए थोड़ा सा।
Deer loves by touching and hugging them. Most animals clean, feed and protect their babies. Birds also teach. टीच मतलब कहना, ठीक है, टीच मतलब पढ़ाना भी होता है, कहना भी होता है, ठीक है, बुलाना मतलब टीच। तो बर्ड्स आल्सो टीच दियर फ्लडिंग, लिखा है ना वहां पे दियर फ्लडिंग। तो बर्ड्स की मीनिंग क्या हो गई, बर्ड्स को हम फ्लडिंग भी कह सकते हैं, ठीक है। तो उसकी मीनिंग क्या हो जाएगी भाई, यहीं से आपको मिल गया भैया, देखो यहाँ पे यहीं से मिल गया आपको फ्लैटलिंग्स, क्या बोलेंगे फ्लैटलिंग्स। फ्लैट क्लींस, ठीक है, फ्लैट क्लींस हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी हमारा क्या बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप देख लीजिए यहीं पे ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो फ्लैट क्लींस हमारा क्या हो जाएगा, ग्लिंस हमारा बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। तो आसान तो है, बस थोड़ी सी मीनिंग आपको क्या करना है। बेबी बर्ड कह रहा था, बेबी बर्ड आप देख लीजिए, कह रहा कि बीच वर्ड मीन्स किसका मतलब मीनिंग है, तो इसी की मीनिंग है, ये भी इसी की यही मीनिंग है, क्योंकि इसको ये बोलते हैं। चलिए पैसेज नंबर 5, ठीक है, पैसेज नंबर 5 आप जल्दी से देखिए, ठीक है, कि पैसेज नंबर 5 में क्या बात कही गई है, ठीक है, क्या कहा जा रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ पे पैसेज देखिए, यहाँ पे 5वां पैसेज, एक मैं आपको और पैसेज बता दे रहा हूं। 5वां पैसेज हमारा क्या है, ठीक है, क्या लिखा भैया, द रिवर कावेरी ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह जा रहा है, आपको पैसे नहीं पढ़ना, क्वेश्चन देखना चाहिए। क्वेश्चन देखिए, बीच रिवर ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग। तो कह रही कौन सी वाटर, मतलब कि कौन सी नदी है, कह रहा बीच रिवर्स ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग। तो कौन सी नदी भैया जो क्या करती भैया कि वाटर को हिल्स और फॉरेस्ट के कुर्ग से प्राप्त करती है, ठीक है, प्राप्त करती है। तो आप ऊपर देखेंगे तो तुरंत देखिए यहाँ पे कि ऑब्टेन्स लिखा है ना, ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग लिखा है। उसके पहले नदी कौन सी है, रिवर की बात हो रही है, रिवर है कौन सी, रिवर क्या हमारी है, कावेरी रिवर है। जब कावेरी रिवर है तो आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कितने ऑप्शन हो, अच्छा 1 नंबर के आएगा, ठीक है, 1 नंबर का आएगा, कावेरी हमारा क्या जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो कावेरी नदी है, ठीक, क्या करती है भैया, जो पहाड़ों और जंगल के कुर्ग से क्या करती है, वाटर को प्राप्त करती है। ऑब्टेन्स मतलब क्या होता है, प्राप्त करना। तो कितना आसान है, देखिए यहाँ पे देखते ही तुरंत आपने क्या बता दिया, उसका आंसर आप बता देंगे बिल्कुल, ठीक है। लेकिन आप लगे पूरा पढ़ने तो आपका 2 से 3 मिनट चल जाएगा, तब तक आप क्वेश्चन कर लेंगे, 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे, आप उसको कर लेंगे जब तक आप पैसेज पढ़ेंगे आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए यहाँ पे, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश, ठीक है। कह रहा है कि नीचे जो दिए गए इनमें से बताना आपकी कि और लार्ज फ्रेश वाटर फिश कौन है, मतलब कि जो नदी थी उसमें सबसे बड़ी हमारा फ्रेश वाटर फिश कौन सी है, किंगफिशर है, ठीक है, महासीर है या लार्ज टर्टल ऑफ कुर्ग है या स्मॉल फ्रेश वाटर टर्टल है। तो तुरंत आपको क्या देखना है कि ऑल लार्ज फ्रेश वाटर फिश उसमें लिखा है कि नहीं लिखा, पैसेज में लिखा होगा तो वही हमारा बिल्कुल क्या, कौन सी मछली है। तो तुरंत आप देखेंगे कि इसमें मछली की बात की गई है, बिल्कुल बात की गई है। तो कौन सी मछली भैया, देखो पहला पैसेज हम लोग कर लिए थे, दूसरा ही पैसेज को दिया है महासीर और लार्ज फ्रेश वाटर फिश। तो देख रहे हैं यही तो पूछा गया आपसे कि और लार्ज फ्रेश वाटर फिश कौन है, तो कौन सी भैया, महासीर है। महासीर आप तुरंत क्या कर सकते हैं, यहाँ से ऑप्शन लगा दीजिए, ट्रिक कर दीजिए, करेक्ट हो जाएगा। महासीर इज अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश, हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से 5 पैसेज आप कर लिए, सोच लीजिए कि 5 पैसेज, और पैसेज कितना हमारा क्या था, आसान था। पैसेज नंबर 6 देख लीजिए, इतना पैसेज कराने के बाद भी अगर आप नहीं कर पाएंगे एग्जाम में तो ठीक है भाई, आपकी गलती है इसमें, ठीक है, क्योंकि आप ध्यान नहीं दिए होंगे। फिर भी अगर आप ध्यान देंगे तो आप तुरंत कर लेंगे। एक बार आप अच्छी से पढ़ लीजिए, वॉच कर लीजिए वीडियो, आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि हमको पैसेज में करना क्या है और किस तरह से करना है, कैसे हमको अपना टाइम बताना है, ठीक है, कैसे हमको क्वेश्चन का आंसर करना है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, पैसेज है, ठीक है। पैसेज तो पढ़ना नहीं है, आप सीधे क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ के पैसे देखेंगे हम लोग, ठीक है। व्हाट वाज आई लुकिंग फॉरवर्ड टू, कह रहा है व्हाट वाज आई लुकिंग फॉरवर्ड टू, ठीक है। तो इसकी मीनिंग क्या होगी भैया,
व्हाट वाज आई लुकिंग फॉरवर्ड टू, तो कह रहा है कि आई लुकिंग फॉरवर्ड टू, अब उसको देखिए क्या होता है, टू मीट, ठीक है, इसमें टू मीट हिज फैमिली होगा, ठीक है, यह हमारे और ऑप्शन हमारे क्या है, टू मीट हिज फ्रेंड्स होगा, टू मीट हिज पेट होगा, या टू गो फॉर अ मूवी। तो आप देखिए क्या लिखा, आई लुकिंग फॉरवर्ड टू, अब ऊपर देखेंगे पैसेज में तो कहां पे हमको लुकिंग फॉरवर्ड मिल रहा है, तो यहाँ पे देखिए लिखा है ना, यहाँ पे आपको दिख रहा है लुकिंग फॉरवर्ड टू, लुकिंग फॉरवर्ड टू दिख रहा है आपको, लुकिंग फॉरवर्ड टू, तो सीधे क्या करना है आपको, पैसेज में देखना वो वर्ड मिल कहाँ रहा है, वर्ड यहाँ मिल रहा है, लुकिंग फॉरवर्ड टू, कहा भैया, विथ माई फैमिली, बीइंग विथ माई फैमिली, तो देखिए यहाँ पे क्या है, ठीक है, मिलने की बात हो रही है तो क्या हो जाएगा, टू मीट हिज फैमिली, और देखिए क्या ऑप्शन हमारा है, तो फैमिली की बात हो रही, भाई फैमिली की बात हो रही, फ्रेंड की बात हो रही नहीं है, पेट की बात हो नहीं रही है, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, मूवी की बात हो नहीं रही है, ठीक है, तो आई लुकिंग फॉरवर्ड टू क्या हो जाएगा, टू मीट हिज फैमिली, तो हमारे ये हमारा क्या जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आसान है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कह रहा कि whom did I decide to call, कह रहा कि whom did I decide to call, ठीक है, आई डिसाइड टू कॉल, अब उसमें क्या करना है, बस यही देखना है कि आई, मान लीजिए आपको मीनिंग नहीं आ रही तो क्या करेंगे भैया, whom did I decide to call, आई डिसाइड टू कॉल, ठीक है, आपने डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया, इंग्लैंड कंट्रोल स्टेशन, ठीक है, इंग्लैंड कंट्रोल मतलब कंट्रोल स्टेशन की बात हो रही, कह रहा है आई डिसाइड टू कॉल, ठीक है, आपने किसको कॉल करने की मतलब डिसाइड किया, निर्णय लिया, ठीक है, इंग्लैंड कंट्रोल स्टेशन को, पेरिस कंट्रोल स्टेशन को, हिज फैमिली को, हिज फ्रेंड को, कह रहा आई डिसाइड टू कॉल, मतलब आपने किसको कॉल करने का निर्णय लिया, किसको कॉल करने का निर्णय लिया भैया, इंग्लैंड कंट्रोल स्टेशन को, पेरिस कंट्रोल स्टेशन को, हिज फैमिली को, हिज फ्रेंड्स को, तो अब ये देखिए कि ये वर्ड ऊपर है कहाँ पे, आई डिसाइड टू कॉल, ऊपर देखिए कहाँ पे है, तो आपको क्या दिख रहा है भैया, आई डिसाइड टू कॉल कहां पे आपको दिख रहा है, कहीं आपको दिख रहा है आई डिसाइड टू कॉल, हाँ देखिए यहीं पे देखिए आपको, ठीक है, आई शुड कॉल, सो कॉल, आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल, ये क्या लिख दिया है भाई, सुन लिख दिया है, पेरिस कंट्रोल, ऑप्शन में क्या था हमारा, स्टेशन होना चाहिए, वहां पे क्या हो गया, तो नीचे कर दो, सुन, हाँ तो पेरिस कंट्रोल स्टेशन ही होना चाहिए, ठीक है, सुन यहाँ पे नहीं होना, स्टेशन है, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए, ठीक है, आई शुड कॉल, मतलब जल्दी उसने क्या किया, पेरिस कंट्रोल जो स्टेशन थे वहां पे उसने कॉल करने के लिए निर्णय लिया, ठीक है, तो आप देख सकते हैं आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल स्टेशन, ये हमारा क्या मिल रहा है, हमारा बिल्कुल क्या जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा भैया इसमें, ऑप्शन नंबर जो हमारा बी वाला है, पेरिस कंट्रोल स्टेशन को उसने क्या किया, आई डिसाइड टू कॉल, मैंने डिसाइड किया, ठीक है, कि मैं किसको कॉल करूंगा, पेरिस कंट्रोल स्टेशन को, ये हमारा क्या जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, हाँ अगर इस तरीके से, ठीक है, मैं आपको डे नंबर 2 में पढ़ाने वाला था, लेकिन मैं आपको आज ही बता दे रहा हूं, ठीक है, कि अगर ऐसे पैसे जाएंगे, ठीक है, अगर इस तरीके से पैसे जाएंगे तो आप इसका रिप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है, बहुत से ऐसे बड़े बड़े पैसेज आपको मिलेंगे, ठीक है, जो पैसेज पढ़ना और पैसेज पढ़ के उसी में से आपको आंसर छाट के लिखना पड़ेगा, उसी में से आपको क्या करना है, आंसर खोजना और लिखना है, ठीक है, तो ऐसे भी आएंगे पैसेज बेस्ड, बी ऐसे वेरी शॉर्ट आंसर एंड वोकैबुलरी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, चलिए भाई देखते हैं इसको भी, ऊपर के लिस्ट को देखते हैं, चलिए सीधे हम लोग आंसर पे देखते हैं, मतलब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देख के आंसर करते हैं, ठीक है, तो कह रहा कि व्हाई डू वी समटाइम्स एनमी रीच पीपल, कह रहा कि व्हाई डू वी समटाइम्स एनमी रीच पीपल, ठीक है, हम बी मीन्स क्या होता है, हम कभी कभी एनमी रीच पीपल जो होते हैं, ठीक है,
एनवी, एनवी रिच पीपल, ठीक है। तो कह रहा है व्हाई डू बी समटाइम्स एनवी रिच पीपल की बात हो रही है। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, व्हाई डू बी समटाइम्स एनवी रिच पीपल, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कुछ नहीं करना आपको, व्हाई डू बी, ठीक है, समटाइम्स एनवी रिच पीपल, तुरंत आपको क्या करना भैया, देखना है कि समटाइम्स एनवी रिच पीपल है कहाँ पे, ठीक है। तो आप देखिए पैसेज में कि ये वर्ड हमारे कहाँ पे लिखे गए हैं, वहीं से आपको क्या करना है, आंसर लिखना है भाई, ठीक है। लिखा है बी समटाइम्स थिंक्स दैट इट वुड बी वेरी नाइस टू हैव नो वर्क टू डू, हाउ डू वी एनवी रिच पीपल who has not to work for their living but can do just, तो कुछ नहीं करना आपको, बस इसमें लिखना आपको envy rich peoples, हाँ, बी envy rich peoples लिखेंगे, people लिखेंगे, to work for ऐसे लिखेगा आप लोग, पीपल, हाँ ये लिखेगा पीपल, फिर लिखेंगे टू वर्क फॉर दियर लिविंग बट कैन डू जस्ट व्हाट दे प्लीज ऑल द ईयर्स राउंड। बस आप इतना क्या करना, उसी में से आपको क्या करना, आंसर बस देखना मिल रहा है आंसर, ठीक है। तो आप क्या करना, उसी में से लिख देना, आपको कुछ करना ही नहीं इसमें। बी एनवी रिच पीपल्स, ठीक है। इसके बाद आप क्या लिख सकते हैं, टू वर्क फॉर दियर लिविंग बट कैन डू जस्ट व्हाट दे प्लीज ऑल द ईयर्स राउंड, ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी हमारा बहुत आसान है। या आप कुछ नहीं करना, आपको क्या करना भैया, बिकॉज के बाद दे हैव लिख देना, आपको क्या लिखना, और क्या लिख सकते हैं, कुछ नहीं करना है। बस क्या करिए आप, यहां से यहां तक तो पैसेज में आपको मिल ही रहा है, फिर यहां से आप क्या करना है, इसको हटा दीजिए, ठीक है, और यहीं से लिख दीजिए अपना, यहां से भी लिख दीजिए, करेक्ट हो जाएगा। हैव नॉट टू वर्क फॉर दियर लिविंग, बस लिविंग तक छोड़ दीजिए तभी हमारा करेक्ट है, ठीक है। यहीं तक भी हमारा करेक्ट हो जाएगा तभी जाएगा, ठीक है। तो आप देखना क्या है, ये चीज कहाँ हमारा उसमें मिल रहा है, यहीं पे हमारा क्या है, समटाइम्स इसकी बात हो रही है, देख लीजिए आप, तुरंत आप लिख सकते हैं, ठीक है। बहुत से बच्चे जो नहीं समझ पाएंगे, मीनिंग नहीं आएगी, आप ऐसे ही कर सकते हैं आप लोग। व्हाट इज द फर्स्ट थिंग्स दैट वर्क गिव्स अस, ठीक है। व्हाट इज द फर्स्ट थिंग्स व्हाट दैट वर्क गिव्स अस, अब ये भी देखिए कहीं ना कहीं होगा हमारा, देखें आप लिखा है ना, यही तो लिखा हुआ हमारा, द वर्क गिव्स अस लिखा हुआ यहाँ पे, द वर्क गिव्स अस सेल्फ, एक मिनट और कुछ है इसमें, नीचे करिए तो, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग्स दैट वर्क गिव अस, ठीक है। कुछ नहीं इसमें करना, देखें यहाँ पे लिखेंगे द फर्स्ट थिंग्स दैट वर्क गिव्स अस, क्या हो जाएगा, गिव्स अस क्या हो जाएगा, हैप्पीनेस, बस खत्म बात, कुछ नहीं लिखे आप लोग, ठीक है। देखिए लिखा हुआ ना, द फर्स्ट, आप देखिए खुद ही लिखा हुआ है इसमें, द फर्स्ट थिंग्स दैट वर्क गिव अस, तो आप लिखेंगे द फर्स्ट, यहाँ दिख रहा है द फर्स्ट थिंग्स वर्क लिखा है ना, वर्क डज फॉर अस इज टू गिव अस हैप्पीनेस, क्या हमारा गिव अस हैप्पीनेस, हैप्पीनेस लिख दीजिए, करेक्ट हो जाएगा। Who develops the best character? Who developed the best character? किसने बेस्ट कैरेक्टर को डेवलप किया था भाई, बताइए जल्दी से, इसमें आप बता सकते हैं। Who developed the best character, बताइए इसमें क्या आंसर होगा, किसने किया था। Who developed the best character, इसी में आंसर छुपा हुआ है, इसी में से हमको आंसर लिखना है। देखिए यहाँ पे इट इज द मैन, क्या लिखा है, इट इज द मैन हु वर्क्स नॉट द आइडलर दैट एज अ रूलर, इसका मतलब क्या है भाई यहाँ पे, एक मिनट, हु डेवलप द बेस्ट कैरेक्टर, इट इज द मैन हु वर्क्स नॉट द आइडलर दैट एज अ रूल डेवलप द बेस्ट कैरेक्टर, किसकी बात हो रही है, आइडलर की बात हो रही है, आइडलर ही होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, आइडलर ही होगा, ठीक है, क्योंकि वही चीज हमारा और कुछ तो है इसमें, तो आइडलर ही लिखेंगे, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, आइडलर डेवलप्स द बेस्ट कैरेक्टर, बस यही तो है, इसमें है क्या चीज,
आप देख लीजिए, कुछ है नहीं इसमें, आइडलर्स ही होगा उसमें। आसान है, कुछ नहीं करना इसमें। चलिए इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसका भी रिप्लाई आप दे सकते हैं, ठीक है। इसका तो इसी में से आपको खोज के लिखना है, बस देखिए वर्ड कहाँ मैच कर रहा है वहीं से आप खोज के आप लिख दीजिए। और भी इसमें देखिए पैसेज। अच्छा एक वर्ड, एक तुम्हारा क्वेश्चन और भी है, एक क्वेश्चन और भी हमारा क्या है, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ द मैन हु वर्क्स, ठीक है। जो आदमी काम करते हैं, कह रहा है व्हाट इज द अपोजिट ऑफ द मैन हु वर्क, ठीक है। अगर कोई आदमी काम करता है, काम करने वाला जो आदमी जो काम करता है, ठीक है, उसका अपोजिट वर्ड क्या होगा भैया, क्या अपोजिट होगा बताइए, उसका अपोजिट क्या होगा, आइडल ही होता है, आइडल ही होगा। आइडल मीन्स क्या होता है, आलसी होगा तो आइडल ही होगा। गिव लिखा ओनली वन वर्ड, एक वर्ड में बताना तो आइडल लिखेंगे। आइडल मीन्स क्या होता है भैया, आलसी टाइप का, जो क्या होते हैं, लेजी कह सकते हैं, आलसी कह सकते हैं, ठीक है। लेजी से अच्छा कि आइडल लिखेगा, क्योंकि आइडल की बात हो रही है इस चैप्टर में, क्या हो रही है मतलब इस पैसेज में आइडल की बात हो रही है, तो आप आइडल लिखेंगे तो करेक्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं रिप्लाई। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे पैसेज नंबर 2। पैसेज नंबर 2 हमारा क्या है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन सीधे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। Why did the poor woman go to the Buddha? क्या लिखिए, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, Why did the poor woman go to the Buddha? जो गरीब औरत थी, ठीक है, वो बुद्ध के पास, ठीक है, बुद्ध के पास क्यों गई। Why did the poor woman, ठीक है। मतलब आपको मीनिंग अगर नहीं आ रही है तो हम जो आपको तरीका ऊपर बताया हम उस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको ज्यादा मीनिंग नहीं बता रहा हूँ, इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि कैसे आप मान लीजिए कि आप पेपर चले गए, आपको मीनिंग नहीं आ रही, लेकिन कैसे आप पेपर में जल्दी से उस क्वेश्चन का आंसर देके आपको नंबर चाहिए ना, कैसे आप नंबर ले लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से पैसे में देख के, इसमें क्या रहा है, व्हाई डिड द पुअर वुमन गो टू द बुद्धा। तो अब इसकी मीनिंग देखिए, वहां पे जो पुअर वुमन थी वो बुद्ध के पास क्यों गई भाई, लिखा है ना, वंस अ पुअर वुमन केम टू द बुद्धा टू आस्क हिम वेदर he could give her any medicine to restore her dead child to life। तो आप कह सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भैया कि द पुअर वुमेन वेंट, ठीक है, केम है ना, आई, तो गई, क्यों गई भाई, गो की सेकेंड फॉर्म लिख दिए, गई क्योंकि भैया बीत चुका है, तो क्या लिखे सेकेंड फॉर्म लिखेंगे, द पुअर वुमेन वेंट, वेंट लिख दीजिएगा, फिर लिखिएगा टू द बुद्धा। अब यहीं से लिख देंगे टू द बुद्धा आस्क्ड, टू द बुद्धा टू आस्क्ड, आस्क्ड क्या आस्क्ड लिखेंगे भाई, आस्क्ड हिम लिख दीजिएगा, आस्क्ड हिम लिख के फिर वेदर ही कुड गिव हर एनी मेडिसिन टू रिस्टोर हर डेड चाइल्ड टू लाइफ। बस ये लिख देना आपको, और कुछ करना ही नहीं है, वहीं से आप देख के लिख दीजिए उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, कह रहा कि व्हाट डिड द बुद्धा आस्क द वुमन्स टू डू, ठीक है, जो बुद्ध थे, ठीक है, व्हाट डिड द बुद्धा आस्क द वुमन्स टू डू, ठीक है, बुद्ध ने क्या पूछा, ठीक है, क्या कहा, मतलब कि बुद्धा आस्क द वुमन्स टू डू, जो बुद्ध थे उसने औरत से क्या करने को कहा। तो आप भी पढ़े होंगे कि जब वो औरत थी बुद्ध के पास जाती है, जब उसका बेटा मर जाता है बुद्ध के पास जाती है कि बुद्ध जी आप क्या करिए, मेरे बेटे को जीवित कर दीजिए। तो उनके पास जाती है तो बुद्ध जी क्या बोलते हैं कि मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा, लेकिन मेरी भी क्या है, एक बात मानना पड़ेगा तुमको। क्या बात मानना पड़ेगा भाई, कि तुम ऐसे घर से मुझे एक मुट्ठी लेके आओ, क्या सरसों लेके आओ, कि जिस घर में कोई भी व्यक्ति मरा न हो, जिस घर में कोई भी व्यक्ति मरा ना हो, उस घर से तुम मेरे लिए, ठीक है, एक मुट्ठी तुम सरसों लेते आओ, मैं तुम्हारे पुत्र को क्या कर दूंगा, जीवित कर दूंगा। तो जब वो औरत जाती है खोजने के लिए तो उसको कोई ऐसा घर नहीं मिलता है, हर घर में कोई न कोई मरा होता है, किसी का कोई पिता मर गया, किसी का दादा मर गया, किसी का बच्चा मर गया, तो हर घर में किसी न किसी की मृत्यु हुई रहती है। तो उसको एक मुट्ठी सरसों किसी भी घर से नहीं मिलती है। हर व्यक्ति उससे यही कहता है कि मेरे घर में कोई न कोई व्यक्ति की डेथ हुई है, ठीक है। तो व्हाट डिड द बुद्धा, तो बुद्ध उनसे वही कहने के लिए, मतलब उस औरत से वही कहते हैं। तो इसका आंसर कहां देंगे, व्हाट डिड द बुद्धा आस्क द वुमन टू डू, बुद्ध ने उस औरत से क्या करने को कहा। तो आप इसका आंसर यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे द बुद्ध आस्क्ड द पुअर वुमन लिख सकते हैं। उसके बाद आपको क्या लिखना भैया कि वो क्या कर मांग रहे थे,
क्या मांग रहे थे उससे? एक मुट्ठी सरसों। तो आप लिख सकते हैं ठीक है, आप क्वेश्चन में से लिखेंगे बुद्ध आस्क द पुअर वुमन टू डू, ठीक है, bid her bring a handful of mustard seed from a house where they and never visited। बस यहीं तक लिख दीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, जब आप थोड़ा से पढ़ के क्या करना, आपको यहीं से उसका आंसर दे देना है। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, आसान है करना। कह रहा कि what were the said reply that people gave her, ठीक है, वो जहां भी जाती थी सभी लोग उसको क्या करते थे भैया, परेशानी पूर्वक कह सकते हैं, उदासी पूर्वक क्या करते थे, रिप्लाई देते थे। what were मतलब सबकी रिप्लाई को क्या होती, परेशान हो जाती थी। what were the said मतलब उसको जो रिप्लाई मिलता था ना, निगेटिव टाइप का said रिप्लाई मिलता था। what were the said reply that people gave her मतलब सभी जो लोग थे उससे रिप्लाई कैसा देते थे, सेड मतलब कि उदास टाइप, उसको कहीं खुशी नहीं मिलती थी। हाँ, सभी लोग ऐसी ही बातें करते थे, कहते थे भाई कि हमारे यहाँ किसी न किसी की डेथ हुई है। ठीक है, तो व्हाट वर द सेड रिप्लाईज दैट पीपल्स गेव हर, तो क्या रिप्लाई वो देते थे, देखिए वहां पे जो लोग थे उस औरत को क्या रिप्लाई देते थे, नीचे करिए इसको। हाँ, तो आप कह सकते हैं द पीपल्स रिप्लाई द पुअर वुमन, क्या कहते थे भैया कि हैव लॉस्ट माई हस्बैंड, कोई बोलता था भाई कि मेरा हस्बैंड नहीं है, कोई बोलता था मेरा बच्चा नहीं है। ठीक है, अनदर सेड आवर यंगेस्ट चाइल्ड डाइड लास्ट ईयर, ठीक है, पिछले ही अभी वर्ष हमारा क्या हुआ, वही यंग बच्चा हमारा क्या मतलब, कहीं जहां भी वो जाती थी कोई कहता था कि मेरा पति अभी डेथ हो गया, मेरे पति की, कोई कहता मेरे बच्चे को हो गया, कोई मेरे कहता मेरे दादा का, मतलब सब लोग बताते थे कि मेरे घर में किसी न किसी की मृत्यु हुई है। तो वही बात आपको क्या करना है, लिख देना है हैव लॉस्ट माई हस्बैंड, ठीक है, एंड चाइल्ड, ऐसे लिख सकते हैं चाइल्ड डाइड। ठीक है, बस यही सब आपको लिखना, कुछ करना ही नहीं है। तो इसी में से आप क्या करेंगे, आप बना के थोड़ा सा लिख दीजिए, रिप्लाई दीजिए, खत्म बात, और कुछ करना ही नहीं आपको है। बीच वर्ड इन द पैसेज मीन्स सॉफ्टली, सॉफ्टली की मीनिंग क्या होगी, इस कह रहा कि इसमें, ठीक है, सॉफ्टली की मीनिंग क्या होगी, हु टोल्ड हर ट्रेंडली दैट सी मस्ट नॉट थिंक सो, तो सॉफ्टली की मीनिंग क्या होती है, ट्रेंडली, क्या होती है, ट्रेंडली। तो सॉफ्ट क्या मीनिंग उसकी है, बीच वर्ड इन द पैसेज मीन्स सॉफ्टली, तो सॉफ्टली की मीनिंग क्या हो जाएगी, ट्रेंडली हो जाएगी। ठीक, टेंडरली, हाँ वही टेंडरली हो जाएगी बस। सॉफ्टली मतलब जानते हैं आप लोग क्या होता है, ठीक है, कोई चीज बहुत आराम से, अब आप लोग कोई चीज कह देना सॉफ्टली, ठीक है, ट्रेंडली हो जाएगा। बस इतना ही, इस तरीके से आप पैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो पैसेज के बाद फिर हम लोग देखेंगे और भी जो सेक्शन, ठीक है, ए से रिलेटेड चीजें होंगी उसको हम बताएंगे आपको। ठीक है, तो और भी आप क्लास में देख लीजिएगा। ठीक है, जितने भी आपके बोर्ड के एग्जाम से रिलेटेड चीजें होंगी, ठीक है, मैं आपको सब चीजें बता दूंगा। ठीक है, कैसे आप बोर्ड एग्जाम में पैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, जो मिस स्पेल्ड वर्ड होंगे उसको आप कैसे करेंगे, ठीक है, जितनी भी चीजें होंगी ग्रामर की सब चीजें मैं बता दूंगा, एप्लीकेशन बता दूंगा, लेटर बता दूंगा। ठीक है, सब चीजें आपको बता दी जाएगी। ठीक, आप क्लास देख के आप बहुत अच्छे से पेपर दे सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में आप देख के पैसेज कैसे सॉल्व करना है उसको अच्छे से आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है।